सर पहले 10th कर देता हूँ इसको। सर तो सर जो 10th था वो, हेलो, हाँ बोलो। ओके सर, जो 10th था ये था, लेट एल्फा बी ए प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और एक मैट्रिक्स डिफाइन की गई थी इस तरह से कि डायगोनल में एंट्रीज थी एल्फा 1/अल्फा, अल्फा और 1 फॉर ए वेक्टर वी डिफाइन, ये मॉडुलस ऑफ वी डिफाइन किया गया इस तरह से रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ वी ए वी ट्रांसपोज इफ डब्ल्यू इक्वल टू 111 देन मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स, ये हमने निकालना था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो सर इसके लिए देखो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है इसका एक यस सर, क्वेश्चन। बिल्कुल सेम है। हाँ तो मैं पूछता हूँ किसी से, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, हितेश क्वेश्चन निकाला। यस सर। सिद्धार्थ ये 10th क्वेश्चन देख के बताओ क्या आएगा इसका। पहले भी हो चुका है डिस्कस, कल डिम्पल ने बताया था। दूसरी बार बता दो। यस सर। सर तो इसका जो था WAWT ट्रांसपोज ये निकालेंगे तो ये जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएंगे, और सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो रहता है वो आपका 0 रहता है। ये रिजल्ट है, और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। यस सर। तो इसका जो ए ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा कि 0 आ जाएगा इसका। और सर 9th क्वेश्चन था, जो 9th क्वेश्चन था वो ये था कि कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन जो है आपको इस तरह से दी गई थी dx अपॉन dt इक्वल टू ax, और वहां पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो थी 3 2 -2 -1, और x जो गिवन था वो था x1 x2 आइगन वेक्टर जो होंगे ये थे। तो हमने बोलना था कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो पहला था कि द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए हैज ए रिपीटेड आइगन वैल्यू, repeated eigenvalue lambda equal to 1, और second था there is only one linearly independent eigenvector x1 1 -1, और third था कि the general solution of ODE is ax1 plus bx2 into e to the power t, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब, और x1 x2 यहाँ पे ये थे 1 -1 और t 1/2 -t, और लास्ट था कि द वेक्टर x1 एंड x2 इन ऑप्शन सी ये जो थे 1 -1 t 1/2 -t, ये जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो सर इसमें ये था, इसमें कुछ नहीं था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको दी गई थी पहले, जो मैंने सोचा था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स दी है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो 1 और 1 मिलेंगी, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड था कि इसका एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, तो वो भी ट्रू है क्योंकि a माइनस लैम्डा एक्स इंटू एक्स करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी इक्वेशन ये बनेगी 2x1 + 2x2 = 0, x ये आ गया, तो ए और बी करेक्ट हो गए। अब आते हैं सी पे, सी ऑप्शन पे कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ ओडी, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि जनरल सोल्यूशन जो ओडी का होता है वो इस तरह से ही लिखते हैं c1x1 + c2x2 इंटू e टू द पावर लैम्डा टी, और लैम्डा जो होता है यहाँ पर आइगन वैल्यू होती है, तो ये जनरल सोल्यूशन इसका ये आता है। और नेक्स्ट था कि x1 एंड x2 ये आ जाएंगे, तो x1 ये था और x2 भी आ जाएगा, तो इसका जो सी ऑप्शन था वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब डी रहता है द वेक्टर्स x1 एंड x2 इन ऑप्शन सी आर गिवन, ये जो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं t की वैल्यू 0 रखता हूं तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इस तरह से बनेगी 1 0 -1 और 1/2, तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट देखूंगा तो इसकी रैंक जो है वो 2 आ जाएगी, तो ये जो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका ये था मतलब ये मेरी सोच ये थी इस तरह से कि क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने ओडी पढ़ी हुई है तो ऑटोनोमस सिस्टम बनता है इस तरह से, तो फंडामेंटल मैट्रिक्स हम देखते हैं वहां पे, तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो जैसे सर ने कहा था कि आप इसको जो है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि इसको आप जो +2 का मेथड है उस तरह से भी कर सकते हैं कि dx/dt ये बन जाएगा, ये बन जाएगा dx2/dt, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स से बनाइए, तो आप देखेंगे तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है 3 2 -2 -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे d2 ओवर जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको आप जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा d2x1 ओवर dt2 विच इज इक्वल टू 3 dx1/dt + 2 टाइम dx2/dt। तो यहाँ से आप जो है
dx2 अपॉन dt की यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यहाँ से x1t की वैल्यू जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी और सिमिलरली x2t की मिल जाएगी। x1t की मिल गई तो x2t की फिर जो x1 आपका आएगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको x2 भी मिल जाएगा। तो वहां से आप जो है x1 और x2 वैसे ही मिल गए, तो वहां से आप जो है जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे वो उस तरह से आप ट्रू कर सकते हैं। तो फाइनली मतलब तुम्हारे कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए? सर फाइनली ये है कि सारे के सारे मेरे ऑप्शन करेक्ट आए। ओके, पीयूष, डिम्पल, यस सर। करेक्ट है? यस सर, चारों ठीक है सर, मेरे भी चारों ठीक आ रहे। तो हितेश, जो डिटर्मिनेंट तुमने टी को 0 करके चेक किया, मतलब इसको टी रख के करेंगे तब क्या दिक्कत आएगी? वैसे करना सर चेक, टी टी भी रखे ना, मतलब इसके साथ भी चलने थे तब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आ रहे हैं। टी को पर्टिकुलर वैल्यू ना भी रखें तब भी यस वही आ सर। रहा है। ये सर चलो, तो अब किसकी टर्न है? मनिंदर की, है ना? ये सर सर t इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा इसमें? किसने किसने बोला? सर लास्ट ऑप्शन फॉर t इक्वल टू 1 चेक करना है एक बार। हितेश, तो स्लाइड ओपन कर दो। ये सर फिर से शेयर करता हूँ। इसको अगर टी को ना भी इंटरचेंज करें, मतलब कोई भी वैल्यू ना रखें, तब भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आए डायरेक्ट। सर उसका डिटर्मिनेंट टी की हर t की वैल्यू वैल्यू के लिए 1 लिमिट। पुट करें। हाँ, 1 पुट कर लो, मतलब टी की हर वैल्यू के लिए ये एल आई आएगा। सर टी इक्वल टू 1 बोल रहे हैं ना, ये तो ये बन नहीं, वो हर वैल्यू के लिए आएगा, तुम डिटर्मिनेंट चेक करना, आ जाएगा। तो -1/2 ना। हाँ, आ जाएगा ये तुम सर हाँ, ये आ जाएगा और ये 1 - 1, तो इसका आप जब डिटर्मिनेंट देखेंगे तो नॉन जीरो ही आएगा। नॉन जीरो आएगा। टी को ना आप कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना भी 0 करें आएगा तो सर। जीरो आएगा। सर कैसे आएगा? ये है ना 1 - 1/2 चलो, इसको और बाद में 1 बाद इसकी में रैंक चेक बाद में करो, रैंक 1 है इसकी। तुम चेक कर लेना बाद में, ठीक है? तो बताना मुझे। मनिंदर, यस सर। हाँ करो स्टार्ट। ओके सर। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्सरसाइज, शायद एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन था। उसमें मतलब डिटर्मिनेंट लेके चले थे और इसमें डायरेक्ट फंक्शन लेके चले। उसमें भी बाइलिनियर मैथ था, इसमें भी बाइलिनियर मैथ था, और आपने फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ द बाइलिनियर मैप कैन बी गिवन बाय द डेरिवेटिव। मतलब अगर आप इधर देखें तो फिर डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ ऑफ ए बी ऑन मनिंदर एक्स। कर रहा है प्रेजेंट? हेलो, यस सर। हितेश को भेजो, हितेश करेगा शेयर। ओके सर। ये दिख नहीं रहा है। हेलो मनिंदर, हेलो, हाँ जी। अभी सेंड नहीं किया आपने? मैंने कर दिया send आपको, एक्सरसाइज 15 करके एक फाइल होगी। हेलो हेलो, हाँ, अब explain सर, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे था कि एफ एक बाइलीनियर मैप है। मतलब वो ये होता है कि वो हर एक वेरिएबल में लीनियर है। साथ ही साथ क्या बोलते, डेरिवेटिव इवेल्युएट किया गया है ऑन एच कॉमा के दैट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर। तो डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा? तो उसमें सर आपने एक फॉर्मूला बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी ऑन एक्स कॉमा वाई आता है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा बी प्लस एफ ऑफ ए कॉमा वाई। तो सिमिलर ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो v की जगह पहले h आ जाएगा, फिर उसके बाद w की जगह k आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बनेगा एफ ऑफ वी कॉमा के प्लस एफ ऑफ एच कॉमा डब्ल्यू। इसमें किसी को कोई डाउट? डिम्पल, नो सर। करेक्ट है ना? यस सर। थोड़ा आगे करना।
सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि n एक वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री एटमॉस 3 है और एक मैपिंग ली है फ्रॉम स्पेस ऑफ दोज रियल पॉलिनोमियल्स टू अगेन दोज स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स, और वो मैपिंग कुछ ऐसी है कि वो s ऑफ p ऑफ x को p ऑफ x प्लस 1 में चेंज कर दे रहा है। मतलब s अगर p ऑफ x पे ऑपरेट हो रहा है तो वो p ऑफ x प्लस 1 पे चेंज हो जा रहा है। तो हमने s की मैट्रिक्स ढूंढनी है जो बेसिस 1 x x स्क्वायर और x क्यूब पे ऑपरेट हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा आगे करना। इसमें मैंने पहले बेसिस ले ली 1x x स्क्वायर और x क्यूब, और बेसिस के हर एक एलिमेंट पे मैंने s ऑपरेशन लगा दिया। तो s ऑफ 1 जो था वो 1 ही आ जा रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि वो x पे x का x में x पे चेंज होने से कुछ चेंज नहीं हो रहा था, तो s ऑफ 1 1 ही आ जा रहा है। अब s ऑफ x जो था, x की जगह x प्लस 1 हो जाएगा, तो फिर 1 वाली टर्म अलग आ जाएगी और x वाली टर्म अलग आ जाएगी। तो s ऑफ x हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स। तो उसको अगर ऐसे बेसिस की फॉर्म में लिखना है तो उसको 1,1,0,0 लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे। और s ऑफ x स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलने पे हमें मिलेगा 1 प्लस 2x 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। उसको अगर बेसिस की फॉर्म में लिखना है तो s ऑफ 0,0,1,0 बन जाएगा 1,2,1,0, और s ऑफ x क्यूब जो होगा वो बन जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, वो भी एक्सपैंड होके 1 प्लस 3x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x 1 इंटू एक्स क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि s ऑफ 0,0,0,1 इज इक्वल टू 1,3,3,1। और जब हम इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम कॉलम वाइज अरेंज कर दें तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी 1,0,0,0 1,1,0,0 1,2,1,0 एंड 1,3,3,1। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना शाइनी? यस सर। शाइनी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमें पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ढूंढनी थी। तो तो ये मतलब सारी मैट्रिसेस जो हैं ये 2x2 की हैं और ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो इनमें ये प्रॉपर्टी लग जाती है कि ये तभी पॉजिटिव डेफिनेट होंगी जब इनका डिटर्मिनेंट और इनकी डायगोनल एंट्रीज दोनों पॉजिटिव आ जाए। तो सारी की सारी मतलब लास्ट को छोड़ के सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, तो लास्ट वाली तो होगी नहीं, लास्ट वाली पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी। अब हमने बाकी 3 पे चेक करना है, तो बाकी 3 का हम डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे। तो ए और सी का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, बी का डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ए और बी जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होंगी। करेक्ट है। सिंपल। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, तुम्हारा भी यही है। अंशिका, Yes, sir. समझ आया अंशिका? Yes, क्या किया इन्होंने? सर मनिंदर ने बताया कि अगर ये 2x2 की मैट्रिसेस हैं, अगर इनका ट्रेस और इनका डिटर्मिनेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस हैं। तो सर इसका ऑप्शन ए और बी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वैसे सर ने सुबह करवा दिया था। इसमें मतलब सर ने सुबह एग्जांपल लिया हुआ था, एक मैट्रिक्स ली थी n इसमें क्रॉस कौन n कौन की। सा ऑप्शन करेक्ट है? सर इसमें वैसे तो सी और डी ऑप्शन सुबह करेक्ट कराए थे, लेकिन सी में एक गड़बड़ है। इसमें बोला है कि लैम्डा इज द ओनली आइजन वैल्यू ऑफ ए, तो ऐसा हो नहीं सकता, जीरो भी आइजन वैल्यू आ रही थी ना। सर ने सुबह ऑप्शंस में ऐसे लिखा था कि लैम्डा इज द आइजन वैल्यू ऑफ ए, लेकिन ऑप्शन ऐसा था कि लैम्डा इज द ओनली आइजन वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब सी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो सी डिस्कार्ड हो जाएगा, इसलिए डी ही होगा। सिंपल। तुम्हारा क्या विचार है इसका? सर सुबह तो लिखा था ना सर, लैम्डा इज द आइजन वैल्यू। लैम्डा तो आइजन वैल्यू होगी ना सर, बट ओनली हाँ, आइजन वैल्यू नहीं होगी क्योंकि जीरो भी है। लैम्डा और जीरो होगी सर आइगन वैल्यू उनकी दो। अब ऑप्शन लैम्डा पे और निकल जीरो। हाँ, लैम्डा और जीरो। सर। इसमें सर किसी को कोई डाउट
वैसे सुबह हो गया है डिस्कस। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है वो n क्रॉस n की एक रियल मैट्रिक्स है और W एक वेक्टर स्पेस है जो 1 c स्क्वायर सो ऑन अप टू c रेज़्ड पावर 2n से स्पैन हो रहा है। तो हमें W की डायमेंशन पता करने हैं। तो इसमें मैंने ये लॉजिक लगाया था कि C एक n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी x रेज़्ड पावर n प्लस अल्फा 1 x रेज़्ड पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन सो प्लस अल्फा n इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये जो कोएफिशिएंट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अप टू अल्फा n ये रियल होंगे। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री n है और केली हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से जो C है वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो उससे ये होगा कि अगर c रेज़्ड पावर n से हायर डिग्री की हमें कोई टर्म्स कोई मैट्रिक्स मिलती है जैसे c रेज़्ड पावर n प्लस 1 c रेज़्ड पावर n प्लस 2 उनको पिछली 1 c स्क्वायर और c रेज़्ड पावर n की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट टर्म्स होंगी वो क्या बोलते हैं c रेज़्ड पावर n तक ही जाएंगी, इसलिए मैंने एटमोस्ट n किया है। सिंपल। यस सर। सही है। यस सर, ठीक है सर। हितेश, Yes, sir. समझ आया हितेश क्या था? Yes, sir. अंशिका, Yes, sir. आज कुछ नहीं जुड़ा है ना? हाँ, अंशिका समझ आया? Yes, sir. नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि V1 और V2 सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V के, तो इनमें से कौन से नेसेसरली सबस्पेस होंगे V के? तो पहला ऑप्शन V1 इंटरसेक्शन V2, ये तो ऑब्वियस ही है, वैसे मैंने प्रूफ कर दिया है इसका नीचे ए ऑप्शन का, लेकिन वैसे ये ऑब्वियस है V1 इंटरसेक्शन V2 जो होगा वो V का सबस्पेस होगा। साथ ही साथ V1 यूनियन V2 सबस्पेस नहीं होता है, वो तभी सबस्पेस बनता है जब या तो V1 V2 के अंदर कंटेन्ड हो या फिर V2 V1 के अंदर कंटेन्ड हो। उसके लिए भी मैंने प्रूफ किया हुआ है नीचे बी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन भी सबस्पेस बन जा रहा था, उस पे भी मैंने ऑपरेशन लगा के अल्फा ऑफ x1 प्लस y1 प्लस बीटा ऑफ x2 प्लस y2 लगा के मैंने उसको v1 प्लस v2 को बिलोंग करवा दिया, इसलिए वो सबस्पेस आ जा रहा था यहाँ पे सी ऑप्शन। चौथा। और चौथा वाला नहीं हो रहा था क्योंकि v1/v2 था ना, मतलब इसमें वो एलिमेंट जो v1 में हो लेकिन v2 में नहीं हो, लेकिन v2 जो है वो सबस्पेस है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और अगर v2 में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो v1/v2 में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, इसलिए वो सबस्पेस नहीं बन सकता। वैसे V1 by V2 मतलब ये क्वोशिएंट स्पेस की कंडीशन क्या होती है सबस्पेस होने के लिए? कौन बताएगा? सिंपल। सर क्वोशिएंट स्पेस बनने की कंडीशन क्या होती है? क्वोशिएंट स्पेस हाँ, मतलब ये सबस्पेस कब होगा V1 by V2? ये नहीं है सर क्वोशिएंट स्पेस, ये कुछ अलग डिफाइन किया गया होता है जो कॉम्प्लीमेंट टाइप है। क्वोशिएंट स्पेस तो हमेशा ही बन जाता है ना सर वेक्टर स्पेस। ये सर सर ये अलग से डिफाइन किया ना, जैसे उसमें तो क्वोशिएंट स्पेस तो ऐसा होता है सर B अपॉन W, वो इस तरह का एलिमेंट आता है उसमें B प्लस W के, मतलब कि W प्लस B, उस तरह वो तो हमेशा ही बन जाता है सर वेक्टर स्पेस। ये सर अलग डिफाइन किया, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट टाइप कि जो B1 के वो सारे एलिमेंट जो B2 इसके लिए कुछ कंडीशन होती होगी ना, तुम पढ़ना इसको। अच्छा, ये करेक्ट है डी ऑप्शन? लॉजिक यस करेक्ट है नहीं मनिंदर? होता सर। यस नहीं सर। होगा। ओके, नेक्स्ट मनिंदर। सर सेवंथ क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कि n एक नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स है और उसमें प्रॉपर्टी ये है कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये नॉन नल नीलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी और इसकी आइजन वैल्यूज जो होंगी वो 0 होंगी। और साथ ही साथ ये नॉन नल नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं आती है, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही 0 के सिमिलर आती है, जो मतलब ऐसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, नहीं तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स सिमिलर नहीं आती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन ए का ऑपोजिट है तो वो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन ये है कि एन की एक आइगन वेक्टर नॉन जीरो होगा सर,
इसका श्योर नहीं था मुझे। और लास्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इसका ये गलत है, क्योंकि इसका एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आएगा। तो इसके लिए पूछते हैं किसी से। शाइनी शाइनी, यस सर। ये ऑप्शन सी पे तुम्हारा क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा? सर नील पोर्टेंट मैट्रिक्स का सारे आइगन वैल्यू 0 होता है, तो सी तो नहीं होगा। लिखा है n हैज वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर, नहीं होगा। हितेश से पूछते हैं। हितेश, ये सर। क्या ऑप्शन सी पे तुम्हारा क्या है? सर मुझे इसमें खुद जवाब हितेश, ये सर। हेलो सी ऑप्शन पे क्या है? सर, मैं बोल रहा हूँ सी करेक्ट होगा? सर, मैं बोल रहा हूँ मुझे इसमें खुद डाउट है। अच्छा, ये सर। तो अब किसे डिम्पल से ही पूछना पड़ेगा। डिम्पल बताओ। ठीक है सर। ये अब ये भी बता दो क्यों करते हैं। क्योंकि सर जीरो आइगन वैल्यू ना, तो एक एक आइगन वेक्टर तो रखेगा ही नहीं नॉन जीरो, क्योंकि हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर तो मिलता ही है, और आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो थे। समझ आया हितेश? यस सर। ठीक है, तो मतलब आइगन वैल्यू, अगर कोई भी आइगन वैल्यू हो उसके करस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा आपको। ठीक है, उसी से वो डिस्टिंक्ट, उससे वो एक थ्योरम पढ़ते हो ना तुम, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो इसी लॉजिक से हो जाता है वो। अच्छा, और डी ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड किया मनिंदर? सर इसकी तीनों आइगन वैल्यूज जीरो आ रही थी ना, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल रहा था, तीन नहीं मिल सकते। सिंपल, के लिए कुछ यस सर। डी कैसे डिस्कार्ड होगा? सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है कि आइगन वेक्टर्स है ऑप्शन में? n has three linearly independent vectors. ये तो सर अगर गलत है सर ये, क्योंकि ये आइगन वैल्यू जीरो है ना, तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, तो रैंक मतलब कि हमेशा इसकी लेस देन n होगी, तो थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गए नहीं, कितनी की मैट्रिक्स है। या आइगन, अगर आइगन वेक्टर है सर इसमें, तब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो मतलब दोनों केसेस में गलती है ऑप्शन। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन। तो गलत है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो वैसे सर ने सुबह करवा दिया था। इसके सॉल्यूशंस y2x आया था माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और y1x आया था ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और ए और सी ठीक हो गए थे। सर नाइन्थ वाले में दिया है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल होती है जब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो के अलावा कुछ और वैल्यूज हों। तो इधर एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है और फिर इस लीनियर सिस्टम पे बेस्ड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैंने इस सिस्टम को आगे सॉल्व किया हुआ है थोड़ा सा। मैंने इस सिस्टम को अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, और इसमें ये देखने को मिल रहा है कि मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कहीं भी ज़ीरो नहीं है, तो ये इन्वर्टिबल है। उस बेस पे मैंने पीछे के आंसर ऑप्शंस को टिक किया है। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि इस सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज किया जा सकता है, बट ये इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक आध ज़ीरो होगा, तो ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी वाले में बोला है कि इन्वर्टिबल है बट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता इस सिस्टम को। बट ऑब्वियसली अगर आगे देखा जाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म निकल रही है, तो इसलिए ये भी गलत है। सी ऑप्शन ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज किया जा सकता है, और इसकी डायगोनल एंट्रीज जो होंगी, डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली टर्म्स वो सारी ज़ीरो के अलावा कुछ और होंगी।
तो ये वाला ऑप्शन मैंने ठीक कर दिया था। और डी ऑप्शन ये था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज किया जा सकता है और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन होगा वही सिस्टम का सोल्यूशन होगा। तो सर ये एक तरह से थ्योरम ही आ गई, तो ये ठीक है। कौन सा डी ऑप्शन? हाँ, डी ऑप्शन मतलब अगर आपको किसी भी सिस्टम लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन निकालना है तो एक मेथड ये होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया और उसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से पुट करके उसका सोल्यूशन निकाल लिया लीनियर सिस्टम का। तो डी वाला ऑप्शन मैंने ऐसे ठीक किया। सिंपल सही है लॉजिक, आंसर तो करेक्ट है। यस सर, और यस। लॉजिक लॉजिक करेक्ट है ये। कौन सा लॉजिक सर? आंसर आप तो दोबारा, ठीक लगाया सर। हाँ आंसर तो करेक्ट है, आंसर करिए। दोबारा बोलना मनिंदर। सर डी वाला लॉजिक ये लगाया ना, डी में ये बताया है कि इस सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज किया जा सकता है और इसका जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन होगा वही सिस्टम का सोल्यूशन होगा। तो लॉजिक मैंने ये लगाया कि किसी भी लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन निकालना हो तो हम जनरली क्या करते हैं कि उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करते हैं और उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम सिस्टम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो बस इसी लॉजिक से मैंने ये बता दिया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन होगा वही सिस्टम का सोल्यूशन होगा। सिंपल। सर सिंपल करेक्ट है लॉजिक, यस सर। कंफर्म। यस सर। तेज। ये सर ठीक है। ये सर ये रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए के रैंक के बराबर आ गई ना, तो कंसिस्टेंट हो गया, तो सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर गया मतलब। ठीक है, थोड़ा और मॉडिफिकेशन। पीयूष, पीयूष अभी जुड़े हैं। सर 10th क्वेश्चन तो सर ने सुबह करा दिया था। इसमें ये दिया था कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर और mn कोई स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस है। तो इसमें क्या होगा कि t हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ली है कि ये उन मैट्रिसेस की इमेज 0 दे देगा जो सिमेट्रिक होंगी और स्क्यू सिमेट्रिक होंगी। तो सुबह डिम्पल ने ये लॉजिक लगाया था कि कोई भी मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम होती है और जब उन दोनों की इमेज 0 है तो फिर इसका डायमेंशन ही 0 हो जाएगा। सॉरी, डायमेंशन नहीं, रैंक ऑफ t 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या बोला तुमने, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में? मतलब कोई भी मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होती है। मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। इसमें कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। पीयूष, पीयूष ने तो कर लिया था डिस्कस। पीयूष क्वेश्चन नंबर 9 में है कोई डाउट? अपर ट्रायंगल ट्रायंगल नो सर, नो सर। ओके। हितेश, मैंने तुम्हें एक व्हाट्सएप मैसेज किया है, वो क्वेश्चन उसको करना जरा शेयर। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 13 का, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स है और ये मैम ने सॉल्व किया है। इसमें फॉर्मूला अगर हमें याद ना भी रहे तब भी ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसमें जैसे ऊपर है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ पी डब्ल्यू इज इक्वल टू P1 B2 W1 W2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एच के, ठीक है। तो एच के, एच और के क्या होंगे, उनको लिया है हमने H1 H2 और के को लिया है K2 K2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा एच के का, क्या आएगा हितेश? यस सर। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा एच के का?
डिटर्मिनेंट ऑफ सर ये एच, ये आएगा ना डिटर्मिनेंट ऑफ एच के का, H1 H2 रो में K1। ये से रो वाइज होता है ना, हाँ पहली रो डिफरेंशिएट होगी फिर सेकंड रो डिफरेंशिएट होगी। ठीक। यस सर। जब इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो पहले फर्स्ट रो डिफरेंशिएट होगी प्लस दूसरी रो डिफरेंशिएट होगी। सेकंड बोला किस पे है, एट बी डब्ल्यू बी कॉमा डब्ल्यू पे, तो उसमें रख देंगे v1, तो b रखेंगे तो h1 की जगह v1 आएगा, h2 की जगह v2 आएगा, तो नीचे सॉल्व होके वही आएगा। ये बिल्कुल बेसिक से था, ये समझ आया, ये सिंपल। यस सर। ज्यादा सिंपल है। फ्यूज यस सर।